हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स और आपने इससे पहले वाला लेसन देख लिया होगा। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख लीजिए, अदरवाइज यहां पर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। और आप यहां पे अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए 4 स्टेप प्लान हमें फॉलो करना है। 4 स्टेप प्लान हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी कि पहली नजर में ही सेंटेंस को सही कर सकते हैं। फिर बाद में ये देखेंगे क्या हमारा सेंटेंस लॉजिकली फॉलो कर रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या हमारे सेंटेंस के प्रॉस एंड कॉन्स हमें पता चल पा रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस कहा गया है उसका लाभ और हानि हमें पता चल पा रहा है। और चौथी बात, हमारा जो सेंटेंस है वो बैलेंस है या नहीं। और अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट इन 4 चीजों को क्वालिफाई कर जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट के तौर पे आप उसे स्ट्रांग मानेंगे। फिर भी इतनी चीजें पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, तो उसको अब हम लोग यहां पे प्रैक्टिस सेशन में पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। अब यहां पर इसके बाद हमारे पास कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसको देख के आपको बताना है कि इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में से कौन सा आर्ग्यूमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे, क्या ग्रामीण भारत में कृषि को यंत्रीकृत किया जाना चाहिए? शुड एग्रीकल्चर इन रूरल इंडिया बी मैकेनाइज्ड? यस, इट वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन। जी हां, ये हमें उच्च उत्पादन की ओर ले जाएगा। नो, मैनी विलेजर्स वुड बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड। नहीं, कई ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। आपको बताना है कि यहां पर दोनों में से आपका जो आर्गुमेंट है उनमें से कौन सा मजबूत है। तो अगर देखा जाए पहले वाले के बारे में, तो ये बात करते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि पढ़ने में तो बकवास नहीं लग रहा है, टू सिंपल भी नहीं है, नॉर्मल अपनी बात कह रहा है। क्या हां या उच्च उत्पादन यानी लाभ भी बता रहा है, साथ साथ बैलेंस भी है। तो ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे सही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो बीइंग आर्ग्यूमेंट इट विल बी करेक्ट, ये एकदम सही होगा। दूसरी बात करते हैं, नहीं, कई ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। अगर आप देखें तो ये आपकी समस्या के बिल्कुल रिलेट कर रहा है प्रॉपर तरीके से कि अगर आपने वहां पे मैकेनाइज किया यानी कि वहां पे यंत्रीकरण किया, तो जहां पर भी यंत्रीकरण होता है यानी जहां पर भी मशीनें लगाई जाती हैं वहां पर कई लोग जो काम कर रहे होंगे वो निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये भी अपनी बात को एकदम सही ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं और नुकसान भी बता रहे हैं। क्या नुकसान बता रहे हैं कि ग्रामीण बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहां पर दोनों ही आर्गुमेंट अपनी अपनी जगह पर क्या है, सही है। देखिए, तर्क करते समय आपको ये नहीं बताना होता है कि समस्या कैसे सॉल्व होगी, आपको ये देखना होता है कि समस्या को सॉल्व करना या ना करना वो अलग चीज है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना होता है कि वाकई में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें तथ्य कितना है, उनसे कोई प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर हुआ? चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। इफेक्ट की बात की जाती है, आप जब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसमें इफेक्ट की बात है। अब यहां पर आप लोग देखें कथन, क्या लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कलाएं सीखनी चाहिए? शुड गर्ल्स लर्न आर्ट्स लाइक जूडो एंड कराटे? यस, इट विल इनेबल देम टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम रोग एंड रफियंस। तो या उन्हें बदमाशों और रफियों यानी रास्ते चलते जो भी सौदे वगैरह होते हैं उनसे खुद को बचाव करने में सक्षम करेगा। दूसरा, नहीं, वे अपनी स्त्री कृपा खो देंगे। स्त्री कृपा नहीं, आप इसको फेमिनिन ग्रेस ही समझ लीजिए, गलत लिखा हुआ है, फेमिनिन ग्रेस खो देंगी, यानी कि जो लड़कियों के अंदर एक थोड़ा सा कोमलता होती है, जिसे जो लड़कियों का विशेष गुण माना जाता है, जो स्त्रीत्व का गुण माना जाता है, वो खो देंगी। बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है, क्या लड़कियों को जूडो और कराटे जैसी कलाएं सीखनी चाहिए? लिखा है हां, या उन्हें बदमाशों और रफियों से यानी कि जो भी उनके बदतमीजी करते हैं उनसे खुद का बचाव करने में सक्षम करेगा। तो एकदम सही है। दूसरे की बात करते हैं, यहां आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि नहीं, वे अपना फेमिनिन ग्रेस खो देंगी, यानी जो लड़कियों की कोमलता होती है उसको खो देंगी। तो देखिए, ऐसा कुछ भी सेंटेंस में नहीं कहा गया है और ऐसा नहीं, ना ही कहीं पर एस्टैब्लिश फैक्ट से महसूस किया गया है, और ना ही यहां पे कोई ऐसा नुकसान हो रहा है कि अगर मान लीजिए उन्होंने अपना फेमिनिन ग्रेस खो भी दिया, मान लेते हैं कि खो दिया, तो उससे नुकसान क्या है? उससे कोई नुकसान नहीं है। और जो नुकसान है वो यहां सेंटेंस बता नहीं रहा है कि उससे नुकसान होगा क्या, उससे क्या नुकसान है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है, और इसलिए ये सेंटेंस अपनी अधूरी बात करता है, इसलिए ये आर्गुमेंट के तौर पे हम मजबूत नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ? चलो अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। शुड द पॉलिटिकल पार्टी टू बी बैंड? क्या राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए?
नीचे लिखा हुआ है हां, राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं इससे लोकतंत्र का अंत हो जाएगा, देन इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या कर देगी? लोकतंत्र का अंत कर देगी। जरा सोच देख के बताइए कि कौन सा आपको सही लग रहा है। हां, राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है। आप ये देखेंगे ये सेंटेंस बैलेंस नहीं है, चौथे पॉइंट पे फेल हो गया है। क्यों बैलेंस नहीं है? कि अगर आपको राजनेताओं को सबक सिखाना है तो कमीशन बिठा दो, उनके ऊपर कोई जांच आयोग बिठा दो। इसके लिए ये कोई जरूरी थोड़ा ना है कि तुम पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको बैन कर देंगे। राजनीतिक पार्टियां किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, और अगर राजनीतिक पार्टियां नहीं होंगी तो इससे निश्चित रूप से डेमोक्रेसी एंड हो जाएगी, यानी कि आपका जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका निश्चित रूप से अंत हो जाएगा। तो यह सेंटेंस आपने आर्ग्यूमेंट को एकदम अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है। लोकतंत्र का अंत हो जाएगा यानी कि यह नुकसान होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अच्छे से प्रस्तुत कर रहा है। राजनेताओं को सबक सिखाना जरूरी है, बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस मतलब संतुलन में नहीं है। छोटे से कदम के लिए बहुत बड़ा स्टेप लगाने जा रहे हैं आप, जैसे कि एक हाथी को, एक मच्छर को मारने के लिए आपने तलवार निकाल ली हो, ऐसा कोई सेंटेंस लग रहा है, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो ये आपका सही नहीं होगा। चलिए चलते हैं, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है, देखिए लिखा है, क्या सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए। अब तुम्हें लगेगा कि हाँ किया तो जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको ऐसा लगेगा कि यार हमें कुछ मिल जाता, हमें कुछ पैसे मिल जाते, तो ये उनके लिए थोड़ा सा सही हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग फिर से बात करें तो देखिए, शुड द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ बी पेड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बाय द गवर्नमेंट। देखिए लिखा हुआ, हाँ, या उन्हें रोजगार की तलाश में कुछ स्वरोजगार उपक्रम को प्रारंभ करने के लिए कुछ मौद्रिक सहायता प्रदान करेगा। देखिए बोला गया है कुछ, तो यानी कि वो पूरी बात नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, और नॉर्मल आर्गुमेंट एकदम सही लग रहा है यहां पर मेरे को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत विस्तार में, पहला तो डेप्थ में गया है बहुत सेंटेंस, जो भी सेंटेंस बहुत डेप्थ में जाते हैं वो अपने आर्गुमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हाँ, उन्हें रोजगार की तलाश में लगे होंगे, तो अगर उनको कुछ पैसा मिलेगा तो वो छोटा मोटा कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं, तो ये एकदम सही है। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, नहीं, या उनकी आजीविका कमाने के लिए और कुछ करने के लिए उनके आग्रह को कम कर देगा और इस तरह से बेरोजगार युवाओं के बीच में आलस्य को बढ़ावा देगा। क्या लगता है आपको, ये सही कह रहे हैं कि नो, इट विल डैम्पन देयर यूसेज ऑफ उनके जो भी कमाने, टू डू समथिंग टू अर्न देयर लिवलीहुड एंड दस प्रमोट आइडियलनेस अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा कि अगर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाने लगे, क्योंकि रुपयों की बात नहीं की गई है, तो बेरोजगारी भत्ता 1 लाख रुपए का भी हो सकता है, बेरोजगारी भत्ता 25,000 का भी हो सकता है, बेरोजगारी भत्ता 500 रुपए का भी हो सकता है। तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर आपको बिना कुछ किए मिलने लगता है तो लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा सामाजिक नियम है, सामाजिक अनुभव है। क्या अनुभव है? मैंने आपको बताया था, जब भी अनुभव के रूप में भी आर्ग्यूमेंट में कोई बात की जा रही होती है तो वो भी सही होती है। जैसे यहां पर हमारे पास क्या अनुभव है, यहां पर अनुभव यह है कि जिसको बिना कुछ किए मिलने लगता है वो थोड़ा सा आलसी हो जाता है, देन इट विल बी करेक्ट। और बिल्कुल आप अच्छे तरीके से वो बात कर रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ किया, यानी बेरोजगारी भत्ता बिना कुछ किए देने लगे, तो उसके 2 प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं बेहतरीन तरीके से यहां पर उन प्रॉस एंड कॉन्स को बता रहे हैं। क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता क्यों देना चाहती है? सरकार बेरोजगारी भत्ता इसलिए देना चाहती है ताकि जो ग्रामीण युवक हैं या जो बेरोजगार युवक हैं वो अपना नया स्वरोजगार शुरू कर सके। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए। तो यहां पर ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स एज ए आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क के रूप में एकदम मजबूत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुड फॉरेन फिल्म बी बैंड इन इंडिया? क्या विदेशी फिल्मों को भारत में बैन कर देना चाहिए, यानी प्रतिबंधित कर देना चाहिए? हां, वे एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे आदर्शों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नहीं, विदेशी फिल्में एक उच्च कला मानी जाती हैं। अब देखिए आर्गुमेंट है, और जब आप इसे करने जाओगे तो अपने हिसाब से एक आंसर निकालो, आप उस आंसर को निकालो, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा सही है और मेरे हिसाब से कौन सा सही है, फिर उनको मैच करते हैं और देखते हैं आपने कितना प्रैक्टिस कर लिया है। देखिए लिखा हुआ है, हां, वे एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे ऊपर आदर्शों को प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो ये इंडिविजुअल एजम्पशन हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर का नजरिया हो सकता है, किसी को देख के कुछ सीखना ना सीखना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे वातावरण में रहते होंगे जहां पर लोग सिगरेट पीते होंगे, शराब पीते होंगे, तो क्या आप उनको देखकर शराब पीना शुरू कर देते हैं?
क्या आप उनको देखकर सिगरेट पीना शुरू कर देते? हाँ, एकाध बंदा ऐसा हो सकता है या एकाध आदमी ऐसा हो सकता है जो देखने सुनने से अपने आप को महसूस करने लगता है। तो ये जो आपका है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये क्यों मैं इसको गलत कर रहा हूं? अगर आप प्रीवियस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो वहां मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि किसी इंडिविजुअल का परसेप्शन नहीं लिया जा सकता, किसी इंडिविजुअल यानी किसी एक आदमी का नजरिया तर्क के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरे पे जाते हैं। नहीं, विदेशी फिल्में एक उच्च कला मानी जाती हैं। ऐसा कोई जानकारी आपको सेंटेंस से मिल रही है? नहीं मिल रही है। और उच्च कला मानी जाती है तो इसका क्या मतलब हो गया, उसका क्या लाभ है? मानते हैं, चलो मान लिया उच्च कला है, तो उसका लाभ क्या है, क्या उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर हम इसको प्रतिबंधित कर देंगे तो उसमें उच्च कला नहीं आएगी और क्या होगा, उसका प्रतिबंधन क्या होगा, उसका पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, अपने आप को थोड़ा सा कम बोल के रुक गया है। तो ये आप इसको बाहर कर सकते हो, ये भी आपका सेंटेंस सही नहीं है। यहां पे दोनों ही सेंटेंस एकदम सही नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि विदेशी फिल्म उच्च कला है या नहीं है, और ऐसी कोई आम धारणा भी नहीं है कि उच्च कला मानी जाती है, और इससे क्या लाभ या हानि होने वाली है आपको पता नहीं है। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं हम लोग। तो जिन लोगों ने इसको गलत किया था वो खुश हो जाएं क्योंकि उन्होंने सही किया होगा, पर जिन्होंने इसको गलत किया है, मतलब जो समझ नहीं पाए थे, वो इसको फिर से समझे। एक क्वेश्चन और आ गया है आपकी स्क्रीन पर। क्या सभी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए ताकि वो सरकार से वेतन प्राप्त करें और मरीजों का मुफ्त में इलाज करें? ऊपर लिखा हुआ है, शुड ऑल द प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बी ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल सो दैट दे गेट सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ट्रीट पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर अगर बात करें क्या सभी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को सरकारी नियंत्रण में लाया जाना चाहिए ताकि वो सरकार से वेतन प्राप्त करें और मरीजों का मुफ्त में इलाज करें। अब आपको कैसा लग रहा है कि इस सेंटेंस को क्या ये सही होगा? चलिए देखते हैं, बात करते हैं। पहला, नहीं, कोई भी देश ऐसी अलोकतांत्रिक बात कैसे कर सकता है। फिर दूसरा, हां, कई समस्याओं के बावजूद या निश्चित रूप से कम मदद करेगा और यदि अनैतिक चिकित्सा पद्धतियों का उन्मूलन ना किया जाए। तो यहां पर देखिए, इफ नॉट इरिडिकेट अनएथिकल प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर चिकित्सकों को, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला बन गया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यस, डिस्पाइट मैनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं के बावजूद, इट विल सर्टेनली हेल्प मिनिमाइज, ये कम से कम इतनी मदद तो करेगा ही, हेल्प मिनिमाइज इफ नॉट इरिडिकेट अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिसेस, यानी अगर अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता तो उनके कई सारी समस्याओं के बावजूद ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मदद करेगा, और निश्चित रूप से मदद करेगा। ये सेंटेंस एकदम सही है और सुनने में भी सही लग रहा है, फायदा भी मिलेगा, और पूरा डीप सेंटेंस उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो ये प्रॉपर तरीके से सही हो गया। हाउ कैन एनी कंट्री डू सच एन अनडेमोक्रेटिक थिंग? जरा आप सोच के बताइए, इसको क्यों गलत करेंगे हम? देखिए, यहां पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि जब भी आर्ग्यूमेंट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, आपको उसको 99% केस में गलत मानना है, यानी क्वेश्चन बैक मैंने 1% छोड़ दिया है, और वो ऐसे एग्जांपल होते हैं जो काफी अलग तरह से होते हैं, तो उनको आपको डिटेल में जाने के लिए आप 100% केस में मान लो कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन बैक नहीं किया जाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन बैक होता है, यानी कि दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो आर्ग्यूमेंट के तौर पर सही नहीं माना जाता। आगे चलते हैं, एक और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Should higher education be completely stopped for some time? क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए? देखते हैं क्या नजरिए आते हैं। दो नजरिए दिए हुए हैं। नो, इट विल हैम्पर द कंट्रीज फ्यूचर प्रोग्रेस, नहीं, यह देश की भविष्य की प्रगति को बाधित करेगा। यस, इट विल रिड्यूस द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, यह शिक्षित बेरोजगारी को कम कर देगा। तो आपको क्या लगता है यहां पर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात समझ में आती है कि अगर आपने कुछ समय के लिए पूरी तरह से एजुकेशनल बैकग्राउंड रोक दिया, यानी कि कॉलेज शिक्षा को या उच्च शिक्षा को रोक दिया, यानी बीए बीएससी वाली जो है वो एजुकेशन रोक दी, मान लो अब ऐसा हो जाए कि अगले 5 साल तक कोई भी बीए बीएससी बीटेक या प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर पाएगा, उससे क्या होगा? अगले 5 साल तक जो भी युवा है जो जा रहा था बीए बीएससी करने, उसका क्या होगा? परेशान होगा ना, उसको 5 साल बेकार हो जाएंगे, उसको कहीं प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो ये, हाँ, सही बात है, ये देश की प्रगति को बाधित करेगा, कुछ समय के लिए क्या कर देगा, रोक देगा, एकदम सही है। आपका नहीं भी कह रहा है, समस्या के जड़ में भी जा रहा है, समस्या से रिलेट भी कर रहा है, प्लस टू सिंपल भी है, टू सिंपल नहीं है, और लॉजिकली फॉलो भी कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे मजबूत है। नीचे लिखा हुआ है, हाँ, या शिक्षित बेरोजगारी को कम कर देगा। देखिए, अगर आपको शिक्षित बेरोजगारी कम करनी है तो क्या इतना बड़ा कदम उठाना जरूरी है?
कि पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ी देर के लिए रोक दो। ये तो सही नहीं है ना, बैलेंस नहीं है। आपने क्या किया, आप शिक्षित बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं, एक छोटी सी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं और जिसको बहुत और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे सही नहीं है, ये तर्क सही नहीं है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। लिखा हुआ है, क्या भारत में प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? शुड देयर बी मोर देन वन हाई कोर्ट इन ईच स्टेट इन इंडिया? क्या भारत में एक से, हर राज्य में, जो भी राज्य है भारत में 29 राज्य हैं, क्या सभी में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? नहीं, यह कर देने वाले लोगों के पैसे की सरासर बर्बादी होगी। नो, दिस विल बी ए शेयर वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। Yes, this will help to reduce the backlog of cases pending for very long time। तो ये तो पहली नजर में ही अच्छा लग रहा है, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है, फायदा भी पहुंचा रहा है। अब जरा देखते हैं, पैसे की सरासर बर्बादी होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा कहना होगा कि अगर आप कोई नया उच्च न्यायालय बनाते हो, हर राज्य में 2-2 उच्च न्यायालय बनाते हो, तो क्या उससे पैसे की बर्बादी होगी? तो यहां पर उच्च न्यायालय बना देने से पैसे की सरासर बर्बादी का कोई रिलेशन नहीं है। ये सेंटेंस आपके क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहा है, पूरी तरह से रिलेट नहीं कर रहा है, और ये एक इंडिविजुअल परसेप्शन लग रहा है, यानी किसी एक व्यक्ति का नजरिया लग रहा है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे नहीं होगा। और आप इसे कह सकते हो कि ये टू सिंपल है, सिंपली अपनी बात को कह के चले गए। नहीं, ऐसा ना करो, ये पैसा बर्बादी है, इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा ना करो, ये बेकार चीज है, ये क्या हो गया, टू सिंपल है। तो टू सिंपल आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, टू सिंपल होने की वजह से मैंने इसको काट दिया है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है, आर अनन्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन ज्वाइंट फैमिली? थोड़ा सा गलत हो गया है, और क्या न्यूक्लियर फैमिली, यहां पर न्यूक्लियर फैमिली होना चाहिए था। क्या संयुक्त परिवारों की तुलना में अस्पष्ट परिवार बेहतर है? एकाकी कर लीजिएगा, क्या संयुक्त परिवारों की तुलना में एकाकी परिवार बेहतर हैं? देखिए समझिए बात, एकाकी परिवार कौन से होते हैं? एकाकी परिवार वो होते हैं जिसमें मियाँ बीवी और उनका बच्चा रहता है, बाकी पूरा परिवार हो, तो वो जो भी हो जिसमें पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, और आपके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, तो सब कुछ मतलब मिलके रह रहे हैं, चाचा चाची बुआ बुआ सब रह रहे हैं मिलके, तो वो ऐसी फैमिली ज्वाइंट फैमिली होती है। तो बोला गया है क्या संयुक्त परिवार एकाकी परिवार से बेहतर है? रीजन देखते हैं, क्या तर्क मिलते हैं हमको, दोनों सही होते हैं या एक आध गलत हो जाता है? नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम के बोझ को भी कम करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एकाकी परिवार ज्यादा बेहतर नहीं है। क्या न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा बेटर होती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और वो काम के बोझ को भी कम करते हैं। निश्चित रूप से सही है, आर्ग्यूमेंट के तौर पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि प्रॉपर तरीके से एकदम लॉजिकली फॉलो कर रहा है। संयुक्त परिवार में ऐसा होता है, कोई ना कोई बच्चों को देखभाल करने के लिए होता है, और जहां आप देखते हैं संगठन में शक्ति होती है, ये तो एक्सपीरियंस है, सभी का एक्सपीरियंस होता है कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। संगठन में शक्ति होने का मतलब ये हुआ कि जब कई सारी चीजें मिला दी जाती हैं, मिलके लोग रहते हैं, तो वहां निश्चित रूप से सुरक्षा की भावना ज्यादा रहती है, और काम के बोझ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। निश्चित रूप से सब काम क्या है, बढ़ जाता है। मान लीजिए मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर मैं अपने भाई के साथ रह रहा हूं, तो मैं उसके साथ अपनी मदद शेयर कर पाऊंगा ना, उसको उसके रिसोर्सेज को मैं शेयर कर पाऊंगा ना, तो यहां पर ये सही है। दूसरा बात करते हैं, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 9वें का आप देखिए कि हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, ये भी क्या है, एक एक्सपीरियंस फैक्ट है, सही बात है। जहां पर सास और ससुर नहीं रहते, वहां बहुएं जो होती हैं वो बिना पल्ले के घूम सकती हैं, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको पल्लू डालती हैं, तो वो उसके घूम सकती हैं, तो उनको काफी स्वतंत्रता महसूस होती है, और आजकल तो ऐसा होता ही है। तो एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस फैक्ट है, जिसकी वजह से आप इसे सही कर सकते हैं। इसको गलत करने का कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर दोनों ही आर्ग्यूमेंट एज ए आर्ग्यूमेंट एकदम सही है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले। शुड इंडिया गिव अवे कश्मीर टू पाकिस्तान? क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए? क्या लगता है, क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो, ले जाओ भाई, ऐसा करना चाहिए? देखते हैं क्या कर रहा है। नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है भी, है ना, एक्सपीरियंस फैक्ट हो गया। या भारत के लिए बहुत सारे विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। खूबसूरत राज्य है यानी पर्यटन की दृष्टि से भारत को बहुत सारा रिवेन्यू देता है, बात में दम तो है। दूसरा,
हाँ, इससे संघर्षों को निपटाने में मदद मिलेगी। सोचे क्या कहना चाहते हैं आप? आपका आंसर क्या आना चाहिए यहां पर? देखिए, एक बात तो है कि ये एकदम सही फैक्ट है। क्यों? कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है और ये भारत के लिए बहुत सारे विदेशी मुद्रा क्या करता है, अर्जित करता है। वाकई में ये फॉरेन एक्सचेंज लेके आता है इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोग कश्मीर घूमने आते हैं, डल झील वगैरह जाते हैं। हाँ, इससे संघर्षों को निपटाने में मदद मिलेगी। देखिए, संघर्षों के निपटाने में मदद तो मिलेगी। क्या संघर्षों को निपटाने के लिए पूरा पूरा कश्मीर पाकिस्तान को दे देना सही कदम होगा? क्या हम इसे बातचीत के जरिए नहीं सुलझा सकते? क्या हम इसे आधा आधा नहीं बांट सकते? कई सारे उपाय हैं। और इस छोटी सी समस्या के लिए जो संघर्ष छोटी समस्या नहीं है, लेकिन आप जो कदम उठाने जा रहे हो वो तो बहुत बड़ा है। वो आप पूरा पूरा कश्मीर दे देने जा रहे हो केवल जो चीजें संघर्ष है उसको कम कर देने के लिए। ये सही वजह नहीं है कश्मीर देने के लिए। कश्मीर देने के लिए हमें और किसी वजह की जरूरत पड़ेगी, और जो और कोई वजह है वही हमें चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे सही नहीं है, देन इट विल बी रॉन्ग। आगे बात करते हैं हम लोग। शुड स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स? क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? हाँ, या उनमें नेतृत्व के गुणों को विकसित करता है? नहीं, उन्हें अपने कैरियर का अध्ययन और निर्माण करना चाहिए। तो बात करते हैं कि क्या सही होने वाला है। देखते हैं, बात करिए एकदम प्रॉपर तरीके से कि आपको जो आंसर करना है, क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? हाँ, उनमें नेतृत्व के गुणों को विकसित करता है। नहीं, उन्हें अपने कैरियर का अध्ययन और निर्माण करना चाहिए। अगर देखा जाए तो हाँ, उनमें या नेतृत्व के गुणों को विकसित करता है, ये बिल्कुल सही है। ये नेतृत्व के गुण उनमें विकसित करेगा। ठीक है, नहीं, उन्हें अपने कैरियर के अध्ययन और निर्माण करना चाहिए। उन्हें अपने कैरियर की तरफ जाना चाहिए। तो देखिए, एक बात समझिए, मैंने इसको थोड़ा सा सही कर दिया, लेकिन मामला यह है कि ये गलत है। कि उनमें नेतृत्व के गुणों को विकसित करेगा, तो अगर आप देखो तो इसका लाभ क्या होगा? उनका नेतृत्व के गुण विकसित होंगे, लेकिन इसके आगे कैरी नहीं कर रहा, इसके आगे की बात को बता नहीं रहा है। और दूसरी चीज, हाँ, नहीं, उन्हें अपने कैरियर का अध्ययन और निर्माण करना चाहिए। तो इससे भी क्या लाभ होगा, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। ये सिंपल एक आदेश की तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है कि नहीं, उनको ये करना, उनको नेतृत्व गुण विकसित होंगे उनके अंदर। दूसरा कह रहा है नहीं, उन्हें अपने कैरियर के अध्ययन और निर्माण करना चाहिए। इसमें भी आपके लाभ या हानि के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है। अगर ये हाँ कह रहा है तो ये नहीं बता रहा कि उनका लाभ क्या होगा। उनके अंदर नेतृत्व गुण हो जाएंगे, मान लीजिए नेतृत्व के गुण आ गए मेरे अंदर, लेकिन इससे देश को क्या लाभ होगा, इससे समाज को क्या लाभ होगा, इससे ज्यादा कोई बातचीत नहीं कर रहा है। थोड़ा सा सेंटेंस में और कुछ लिखा होता तो मैं इसे सही मान लेता। फिलहाल अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक चीज और, यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये जो एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। हाँ, या उनमें नेतृत्व के गुणों को विकसित करता है, यानी कि हाँ ऐसा करिएगा, उनके अंदर नेतृत्व के गुण आएंगे। और दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, उन्हें अपने कैरियर का अध्ययन और निर्माण करना चाहिए। उन्हें कैरियर को अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन में और निर्माण की ओर लगाना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है। तो एक मतलब ये हो गया, या तो नेतागिरी कर लो या तो पढ़ाई कर लो। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका जाएगा आइदर और के फॉर्म में। आइदर और कब लगाओगे, जब आप आर्ग्यूमेंट में देखना, समझना कब लगाओगे। सबसे पहली बात तो दोनों सेंटेंस के तौर पे आपके सही नहीं होने चाहिए। अगर उनमें से एक भी सही हो गया तो आइदर और नहीं लगेगा। दूसरी बात कब लगाओगे, जब ऐसा लगे कि एक बात ये आदमी कह रहा है और एक बात ये आदमी कह रहा है। अगर ये होगी तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आदमी अपने अध्ययन और निर्माण पर काम करेगा, यानी कोई आदमी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा, वो नेतागिरी नहीं कर पाएगा। और कोई आदमी अगर नेतागिरी करेगा, यानी कि नेतृत्व पर ध्यान देगा, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। दोनों में से कोई एक चीज ही चल पाएगी। अगर ये चल रही है तो इसके साथ ये नहीं चलनी चाहिए, और अगर ये चल रही है तो इसके साथ ये नहीं चलनी चाहिए। और इस तरह के सेंटेंस में आपका जो आंसर होगा वो होगा आइदर और, देन इट विल बी आंसर सी। सी क्या मतलब, आपका जो भी आइदर और वाला पोर्शन होगा वो आइदर और। जब आप पीडीएफ देखोगे तो उसमें ये सी ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुड देयर बी कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ओनली फ्यू स्टेट? क्या केवल कुछ राज्यों में विदेशी निवेश की एकाग्रता होनी चाहिए? नहीं, यह देश के समग्र विकास की नीति के विरुद्ध है। हाँ, बड़ी संख्या में राज्यों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। ऐसा सोचने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जैसे कि आप बेंगलोर की बात करें, मुंबई की बात करें, तो ये ऐसे आपके सिटी हैं जहां पर बहुत सारी विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं। और इन बहुत सारी विदेशी कंपनियों के काम करने से क्या हो रहा है कि वो लोग क्या यहां पर पैसा लगाते हैं, तो क्यों नहीं वो कानपुर में लगाते हैं।
क्यों नहीं वो गोंडा में लगाते हैं, क्यों नहीं वो बहराइच में लगाते हैं, कोई क्यों नहीं वो बिहार के किसी राज्य में अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में क्या है कि वाकई में हाँ बड़ी संख्या में राज्यों में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। तो क्या केवल कुछ राज्यों में विदेशी निवेश की एकाग्रता होनी चाहिए? वाकई में हो क्या रहा है कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर हम चाहे भी तो ला नहीं सकते। इसलिए यही होगा कि जिन जगह है कम से कम वहीं से बटोर लो, कम से कम वहीं से कर लो। तो ये एकदम लॉजिकली सही है। दूसरा, नहीं यह देश के समग्र विकास की नीति के विरुद्ध है। तो जरा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यह देश की समग्र विकास की नीति के विरुद्ध है भी या कि नहीं। तो नहीं, यह देश के समग्र विकास की नीति के विरुद्ध है, यानी कि ऐसा अगर आप करोगे तो सबका विकास आप कैसे कर पाओगे? आप अगर एक ही जगह पे आकर्षित करोगे, एक ही जगह पे कुछ चीजों को लेोगे, तो आप कैसे इसको आकर्षित कर पाओगे? तो वाकई आपको यह भी सोचना चाहिए। तो यहां पर ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, अपनी अपनी जगह पर सही ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। लिखा हुआ है, क्या भारत में लग्जरी होटलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? हाँ, ये वैसे स्थान है जहां अंतरराष्ट्रीय अपराधी अपने कामों को संचालित करते हैं। इंडिविजुअल परसेप्शन है, इंडिविजुअल परसेप्शन है, यानी कि किसी एक आदमी का नजरिया हो सकता है या हो सकता है किसी एक समाज का नजरिया हो, लेकिन आप इस बात को निश्चित रूप से साबित नहीं कर सकते। देन इट विल बी रॉन्ग। नहीं, विदेशी पर्यटकों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा कि कोई जगह नहीं होगी, उनको कहीं ना कहीं तो कोई जगह मिल ही जाएगी। और अगर आप लग्जरी होटलों पर प्रतिबंधित लगा रहे हो तो लग्जरी होटलों पर लगा रहे हो ना, नॉर्मल होटलों पर थोड़ा ना लगा रहे हो। तो फिर यहां पर ये दोनों ही सेंटेंस क्या हो गए? एज ए सेंटेंस रॉन्ग है यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। क्या भारत को सीमा पार तनाव को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए? हाँ, बातचीत हो रही है, अच्छी बात है। हाँ, यह सीमा पार आतंकवाद को कम करने और निर्देश लोगों को नुकसान को रोकने का एकमात्र तरीका है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यही एकमात्र तरीका नहीं है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं बातचीत में शामिल होने के लिए, सीमा पार के तनाव को रोकने के लिए। रुकिए, सही है। यहां पर अगर हम देखें तो इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। फैक्ट समझिए क्या है। क्या भारत को सीमा पार तनाव रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ बातचीत में शामिल होना चाहिए? तो अगर वो बातचीत के अलावा और कोई तरीका है क्या? बातचीत के अलावा और कोई तरीका है इस चीज को रोकने का? बातचीत के अलावा और कोई तरीका नहीं है, और यही सही बात है कि हाँ, यही सीमा पर आतंकवाद को रोकने का, कम करने, निर्दोष लोगों को नुकसान से रोकने का एकमात्र तरीका। ये एकदम सेंटेंस सही है। दूसरा, नहीं, पड़ोसी देशों को ऐसे मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता, वे अभी भी विध्वंसक गति में संलग्न हो सकते हैं। ये बात सही नहीं है कि पड़ोसी देश ऐसे मामलों में भरोसा नहीं किया जाता। भरोसे के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि पड़ोसी देश किस तरह का व्यवहार करेंगे, तो हमें कोई जानकारी उपलब्ध ना होने के कारण यहाँ पे दूसरा वाला सेंटेंस गलत होगा, जबकि पहला वाला क्या होगा? एकदम सही होगा। आगे चलते हैं, अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। 15 नंबर, क्या जंगली जानवरों को फंसाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? शुड ए टोटल बैन बी पुट ऑन ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल, यानी कि पकड़ने पर, यहां पे पकड़ना कर लीजिएगा। क्या जंगली जानवरों को पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? हाँ, ट्रैपर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं। हाँ, यस, ट्रैपर्स आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। टू सिंपल सेंटेंस है। ट्रैपर्स अगर पैसा कमा रहे हैं तो इसके लिए हमसे क्या फर्क पड़ता है? इसका लाभ या हानि क्या होगा वो बारे में बात नहीं कर रहा है, मुद्दे से भटक गया है। क्या जंगली जानवरों को फंसाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? यह मुद्दे से भटक गया है, इसलिए यह सेंटेंस सही नहीं है। अगला, नहीं, शिकार और फंसाने पर प्रतिबंध प्रभावी नहीं है। तो ये को तो गलत बात कर रहे हैं, ये लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा। क्यों लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा? मैंने आपको बताया था, लॉजिकली फॉलो करने के लिए सेंटेंस जैसा कहा गया है कि ऊपर प्रतिबंध की बात की गई है, और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो वो केयर नहीं करेगा। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसकी केयर जरूर होगी। देन इट विल बी रॉन्ग। यहां पर दोनों ही सेंटेंस हमारे क्या हो गए? रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा। जब जब किसी चीज पर बैन लगाया जाता है तो उसका निश्चित रूप से अनुसरण होता है। आगे बात करते हैं, अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं हम लोग। क्या भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारियों के वार्ड में ही नौकरी देने की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए? सो सिस्टम ऑफ ऑफरिंग जॉब्स ओनली टू द वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन इंडिया। नहीं, या कई योग्य व्यक्तियों को अवसर से वंचित कर देगा, और सरकार लंबे समय के लिए हार सकती है। इंग्लिश में पढ़ते थे। नो, इट डिनाइज अपॉर्चुनिटी टू मैनी डिजर्विंग इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट में स्टैंड टू लूज इन लॉन्ग रन। ठीक है, यानी कि जो सरकार है वो लंबे समय के लिए, मतलब जब उसके लॉन्ग रन आएंगे, यानी कि जब आप थोड़ा और आगे समय बीतेगा तो हो सकता है कि सरकार को उसका परिणाम भी भुगतना पड़े। आगे लिखा हुआ है, इट इज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी डज नॉट
गवर्नमेंट ओ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। नहीं, यह समानता के नियम के खिलाफ है। क्या सरकार अपने सभी नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए? तो क्या हम निभानी चाहिए लिखा हुआ है, डज नॉट क्या निभाती है? तो बिल्कुल सही बात है। यहां पर पहला वाला सेंटेंस के बारे में बताइए कि क्या पहला वाला सही है, क्या पहला वाला गलत है। तो अगर हम लोग बात करें नहीं या कई योग्य व्यक्तियों के अवसर से वंचित करती है और सरकार, तो एकदम सही बात है, सही लग रहा है। दूसरा, नहीं या समानता के नियम के खिलाफ है, यह भी सही है। संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहा है, तो समानता का अधिकार मिला हुआ है सबको, तो उसके नियम के खिलाफ है, निश्चित रूप से यह भी सही है। देन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। अगला, क्या युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज्ड? हाँ, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे। हाँ, वे रोजगार बाजार पर बोझ कम करेंगे। अब आपको बताना है क्या ये बात सही है। दोनों में ही हाँ हाँ की बात की गई है, तो आपको थोड़ा सा देख के बताना होगा क्या सही होगा। तो सही बात है कि जब आप उन्हें इनकरेज करेंगे तो वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, सही बात है, मदद करेंगे, वो औद्योगिक लगाएंगे। और सही बात है कि अगर वो रोजगार लगाएंगे तो उससे कई सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और ये जो रोजगार बाजार पर बोझ है, यानी कि कई सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी हुई, उसमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी। तो ये दोनों ही चीजें क्या है, एकदम सही है। आगे चलते हैं। कथन, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? शुड द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड? हाँ, या कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देता है और अंततः सामाजिक असंतुलन को जन्म देता है। किसी भी व्यक्ति को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। नो पीपल हैव ए राइट टू नो देयर अनबॉर्न चाइल्ड। तो यहां पर इसको काट दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा किसी भी व्यक्ति को आज अपने अनजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। तो यहां पर यह इस तरह के सेंटेंस के बारे में बातचीत की गई है। जरा देखते हैं यहां पे क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये एकदम लॉजिकली फॉलो कर रहा है, साथ साथ नुकसान भी बता रहा है। तो ये पूरी तरह से हमारे चारों पॉइंट को क्या करता है, फॉलो करता है। अगले प्रश्न, नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है, मैं मानता हूं अधिकार है, लॉजिकली फॉलो भी कर रहा है, बिल्कुल अधिकार ऐसा होना चाहिए और ये अधिकार है। लेकिन क्या इसके लिए जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर इस तरह की चीजों को गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण को पूरी तरह से बैन नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, कन्या भ्रूण हत्या हो जाएगी और वो कुछ लोग ऐसा जान जाएंगे तो वो कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम देंगे। तो फिलहाल ये जो है कि नहीं, किसी भी व्यक्ति को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है, तो अधिकार है, लेकिन आप इस अधिकार के लिए इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते जो कन्या भ्रूण हत्या वाले होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी व्यक्ति को अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है, लेकिन आपको यह बात समझनी चाहिए कि यह अधिकार आपको इस तरह की योजनाओं में जो समस्याएं इससे खड़ी होती हैं उस अधिकार पर आपको ये नहीं ले जाता। अगर आप समस्या की बात करें या समस्या के पैरामीटर में आपको रहना होगा थोड़ा सा, कि यहाँ जो समस्या है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसकी बात हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या की बात हो रही है। लेकिन अगर लोग इसलिए खड़े हो जाए, नहीं मेरा हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, तो आप इस चीज की इंश्योरिटी दो। फिर हमें किस चीज की इंश्योरिटी दो कि कोई भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होगी, तो ऐसा आप नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर यह सेंटेंस बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसके बारे में हम इसको सही तर्क नहीं मानेंगे, मजबूत तर्क नहीं है कि हाँ जानने का अधिकार है तो यार वो सबको दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है कि आपको अपने बच्चे के बारे में जानने का अधिकार है। हाँ, कंसर्न हो सकता है, सामाजिक चीजें, चिंता हो सकती है, वो आप कर सकते हो, लेकिन ये अधिकार कानूनन नहीं है, इसलिए ये हम तर्क के रूप में सही नहीं मानेंगे। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए? हाँ, वहां सरकारी सेवकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र बड़े शहरों की तुलना में पहले से सस्ता, स्वास्थ्यप्रद और कम जटिल है। कम जटिल है, ये नहीं के लिए है, कम जटिल है, तो अतिरिक्त प्रोत्साहन क्यों दिए जाएं? अब यहां पर थोड़ा सा कुछ लोगों को लग सकता है कि ये क्वेश्चन हो गया है, लेकिन वाकई में देखा जाए तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक्सप्लेनेशन मार्क है, यानी कि वो अपनी बात को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। पहली बात, हाँ वहां सरकारी सेवकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है।
तो अगर देखा जाए तो ये तर्क अपने ढंग से पूरी तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है कि वाकई में कई अगर गांव में मेरे को 20,000 रुपए मिलेंगे, सॉरी शहर में मेरे को 20,000 मिलेंगे और गांव में 50,000 मिलेंगे, तो मैं गांव में काम करूंगा ना। मैं पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, तो ये निश्चित रूप से वहां सरकारी अफसरों को वहां आकर्षित करेगा। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र बड़े शहरों की तुलना में पहले से सस्ता है, लाभप्रद है और कम जटिल है, तो अतिरिक्त प्रोत्साहन क्यों दिए जाए। तो अगर देखा जाए तो ये बैलेंस कर रहा है उस चीज को। ये भी आपको बता रहा है कि अगर आप गांव में जाओगे तो प्रॉपर तरीके से आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर तरीके से आपको सस्ता जीवन मिलेगा। तो आपको इन चीजों के लाभ वहां जाने के कई और लाभ भी हैं जो दूसरे नजरिए से देखे जा सके। तो ये भी बात को अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा है और सही बात है, काफी डिटेल में बात की गई है। तो ये दोनों ही तर्क आपके सही है। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी आप देखोगे कि कुछ किताबों में इनके आंसर हो सकता है आपको गलत मिलेंगे, पर ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं वो एकदम प्रॉपर तरीके से फॉलो किए गए हैं, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एकदम सही आंसर है। क्या बैंकों में अलग अलग अवधि की सावधि जमा के लिए ब्याज की दर होनी चाहिए? नहीं, लोग बैंकों की नकदी के स्तर में कमी के परिणाम स्वरूप लंबी अवधि के लिए धन रखने से बचेंगे। हाँ, यह आम लोगों के लिए बहुत सरल होगा और उन्हें बैंकों में अधिक धन रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो पहले समझते हैं क्या कहना चाहता है। क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के सावधि जमा यानी शुड देयर बी ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द टर्म डिपॉजिट फॉर वेरिंग ड्यूरेशन ऑफ द बैंक। तो यहां पर दर होनी चाहिए, ब्याज की दर होनी। क्या बैंकों में अलग अलग अवधि के लिए सावधि जमा के लिए ब्याज दर होनी चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा ये कहना चाहते हैं कि जब आप अलग अलग टाइम के लिए रखोगे तो उनका जो रेट होना चाहिए क्या वो सेम रहना चाहिए। अलग अलग टाइम के लिए आप आज 10 साल के लिए रख रहे हो तो भी 10%, अगर आप 20 साल के लिए रख रहे हो तो भी 10%। तो क्यों आप 10 साल 20 साल के लिए रखोगे, आप 10 ही साल के लिए रखोगे, 10% तो आपको मिलना है। तो होता क्या है, सावधि जमा में जब आप जमा करते हो यानी कि टर्म डिपॉजिट में आप जमा करते हो तो वो ऐसा कहते हैं कि अगर 20 साल के लिए जमा करोगे तो आपको 20% मिलेगा, अगर आप 10 साल के लिए जमा करोगे तो आपको 15% मिलेगा। तो इस तरह से वो थोड़ा सा इसको वेरिंग कर देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। तो ऐसा होगा कि अगर आप एक सेम रेट लगा दोगे तो उससे क्या होगा, सेम रेट लगा दोगे तो लोग ज्यादा देर के लिए जमा नहीं करेंगे, निश्चित बात है, वो कम से कम देर के लिए जमा करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है नहीं, लोग बैंकों की नकदी के स्तर में जो कमी के परिणाम स्वरूप लंबी अवधि के लिए धन रखने से बचेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम के लिए भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कम टाइम के लिए भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो निश्चित रूप से वो ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा, हाँ, यह आम लोगों के लिए बहुत सरल होगा, उन्हें बैंकों में अधिक धन रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये उल्टा हो गया, कंट्राडिक्टरी हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। सेकंड वन विल बी रॉन्ग, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। ये लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं और फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन। क्या सभी शरणार्थियों को जो किसी देश में अनाधिकृत प्रवेश करते हैं उनको अपनी मातृभूमि में वापस जाने के लिए मजबूर करना चाहिए? हाँ, वे अपने उपनिवेश बनाते हैं और बहुत सी जमीनों पर कब्जा करते हैं। नहीं, वे भूख या कुछ आतंक और मानवीय आधार पर अपने घरों को छोड़ देते हैं, उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो भी शरणार्थी होते हैं वो अपना घर बार छोड़ के क्यों आएगा? अनाधिकृत प्रवेश वो क्यों करेगा? वो वहां पे परेशान किया जाता है और ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है। कैसे अनुभव? मैंने आपको पहले भी बताया कि अनुभव के आधार पर अगर कोई चीज बताई जाती है तो वो तर्क के रूप में सही मानी जाती है, ये सही है। दूसरा, हाँ, वे उपनिवेश बनाते हैं और बहुत सी जमीन, ऐसा देखा गया कि होता ऐसा है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो देन इट विल बी रॉन्ग, देन सेकंड वन विल बी करेक्ट। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? हाँ, यह रोजगार के अवसर पैदा करेगा, नहीं या शहर के प्रदूषण को और बढ़ाएगा? क्या लगता है आपको यहां पर? देखिए, हाँ, क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? बिल्कुल, जब भी आप बड़े उद्योग शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तो ये तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है। नहीं या शहर के प्रदूषण को और बढ़ाएगा, तो ये भी क्या हो रहा है आपका अपनी जगह एकदम सही है। लेकिन आप इन दोनों में से केवल एक ही को फॉलो करा पाएंगे, है ना, कि अगर या रोजगार के अवसर पैदा करेगा, या तो आप हाँ कर लो, रोजगार के अवसर देख लो, या तो प्रदूषण देख लो, इन दोनों में से एक ही चीज मिल पाएगी, है ना ऐसा। तो ये भी एक आइदर और का फॉर्म है जहां पे दोनों सेंटेंस आपको सही लग रहे होंगे, इंडिविजुअली भी सही है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन उससे क्या लाभ हुआ है वो भी पता है, हाँ नुकसान भी पता चल रहा है। लेकिन इन दोनों में से आप एक ही चीज फॉलो करा सकते हो, क्या? या तो रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हो और या तो प्रदूषण को कम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप प्रदूषण की तरफ जाओगे तो रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाओगे, रोजगार के अवसर पैदा करोगे तो प्रदूषण की तरफ नहीं जा पाओगे। तो ये जो मामला हो गया है ये आइदर और का केस का हो गया है, तो देन इट विल बी ऑल्सो आइदर और। यहां पे पहला और दूसरा दोनों सही है। आगे आते हैं, क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर बड़ी रकम खर्च करना बंद कर देना चाहिए?
हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उत्थान के लिए किया जा सकता है। नहीं, खेल से जुड़े लोग हताश होंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन नहीं मिलेगा, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर नहीं मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपने आप को निखार नहीं पाएंगे। प्रदर्शन का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान नहीं मिलेगी, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं मिलेगी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा सोच के समझ के आंसर करिए। पहला, हाँ, इस धन का उपयोग गरीबों के उत्थान में किया जा सकता है। दूसरा, नहीं, खेल से जुड़े लोग हताश होंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर बड़ी रकम खर्च करना बंद कर देना चाहिए? हाँ, गरीबों के उत्थान के लिए आवश्यक है। क्या वाकई गरीबों के उत्थान के लिए वही रकम मिली है बंद करने के लिए? कोई और रकम नहीं है आपके पास? तो ये आपका सही ढंग से लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा, नहीं, खेल से जुड़े लोग हताश होंगे और अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं मिल पाएगी, और यही बात सही है कि अगर आपने वो धन खर्च करना बंद कर दिया, वैसे ही बहुत बुरी हालत है, और जो खर्च कर रहे हो वो भी बंद कर दिए, तो वाकई खिलाड़ी क्या होंगे? हताश होंगे, क्योंकि उनको अपनी ट्रेनिंग के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उनको अपने इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, तो इससे वो निश्चित रूप से क्या होंगे? हताश होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला, should the oil companies be allowed to fix the price of petroleum products depending on the market condition? क्या तेल कंपनियों को बाजार की स्थितियों के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसे कि आजकल भारत में है? आजकल भारत में जो प्राइस चेक होते हैं, जो प्राइस सेट किए जाते हैं, वो तेल कंपनियों द्वारा किए जाते हैं। तो यही बताना है कि हाँ, या तेल कंपनियों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार बनाने का एकमात्र तरीका है। दूसरे की अगर बात करें, नहीं, यह आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और जनता को बहुत कष्ट देगा। देखिए, होगा क्या कि अगर आपने तेल कंपनियों को यह अधिकार दे दिया तो वो क्या करें? मनचाहे रेट बढ़ाएंगे, मनचाहे रेट घटाएंगे, जिससे क्या होगा? जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगी या घटेगी? अब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी, जिसकी वजह से बढ़ेगी तो ये बोझ बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से ये जो है खुदरा वस्तुओं, यानी कि दिस विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन द रिटेल प्राइसेस। रिटेल प्राइसेस यानी कि इधर से उधर जो रखते हैं, जो आपके बीच के प्रोसेस में होते हैं, यानी कि जो ना तो मैन्युफैक्चर होते हैं और ना ही सेलर होते हैं। मैन्युफैक्चर से सेलर को जोड़ने वाला सेक्टर रिटेल सेक्टर कहलाता है। तो ये खुदरा कीमतों पर निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है, तो ये कष्ट देगा। हाँ, या तेल कंपनियों के व्यावसायिक रूप से व्यवहार, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको और अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो, ये एकमात्र तरीका नहीं है। तो इसलिए ये आपका सेंटेंस फोर्सफुल होने के कारण मैं इसे यहाँ पे मना कर रहा हूं कि ये सही आर्ग्यूमेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या के लिए अधिकतम सीमा होनी चाहिए? नहीं, सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल को मंत्रियों की संख्या तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ, अनावश्यक खर्च से बचने के लिए मंत्रियों की संख्या संसद में कुल सीटों की संख्या के कुछ प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। तो यहां पर देखते हैं कौन सा सही होगा। क्या केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या के लिए अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए, यानी कि वहां पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी जो आपका मंत्रिमंडल होता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो नंबर ऑफ आप जितना भी चाहे उतने मंत्री रख सकते हो, जैसे कि भारत में है, जितने भी चाहे आप उतने मंत्रालय बनाते चले जाइए, उनको और मंत्रालय में डिवाइड कर दीजिए, तो आप मंत्रियों की संख्या बढ़ा सकते हो। क्या ये निश्चित होना चाहिए? देखिए, सही बात ये है, नहीं, सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल को मंत्रियों की संख्या तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मान लेते हैं, लेकिन उससे लाभ क्या होगा, उससे प्रॉफिट क्या होगा? आप सेंटेंस अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख पा रहा है, इसलिए ये सही नहीं है और टू सिंपल लग रहा है, सिर्फ अपनी बात कह के भाग जाता है। क्या कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, भाई हम मंत्री हैं, हमको ऐसा होना चाहिए। तो ये मामला ठीक नहीं है। आगे बात करते हैं। हाँ, अनावश्यक खर्च से बचने के लिए मंत्रियों की संख्या संसद में कुल सीटों की संख्या के कुछ प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए। तो सही बात है कि अगर आप उसे लिमिटेड कर देंगे तो निश्चित रूप से किससे बचने के लिए? अनावश्यक खर्च से बचने के लिए। फायदे और नुकसान के बारे में भी बात कर रहा है, प्रॉपर तरीके से अपनी समस्या को एक्सप्लेन भी कर रहा है, साफ साफ ये भी कह रहा है कितना होना चाहिए? संसद की कुल सीटों की संख्या से कुछ प्रतिशत, यानी पूरी तरह से अपनी बात को स्पष्ट रूप से बता पाया है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम समझ गए हैं कि वो कहना क्या चाहता है, तो निश्चित रूप से आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन को पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, यह महंगा है और इसलिए हमारे देश के अधिकांश लोगों के माध्यम से परे है, यानी हमारे देश के अधिकांश लोगों को पास नहीं मौजूद हो पाता। नहीं, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। क्या लगता है यहाँ पर? देखिए, पहली बात, क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? हाँ, या महंगा है? अरे गलत हो गया, ये कहीं पर भी नहीं कहा गया यह महंगा है और अधिकांश लोगों के माध्यम से परे है। कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की है सेंटेंस में, ये प्रॉफिट नहीं बता पा रहा है, लाभ या हानि के बारे में बात नहीं कर पा रहा है। हाँ, महंगा है तो अधिकांश लोगों को पहुंच से बाहर है, तो हो जाए तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? जिनको खाना है वो खाएंगे, जिनको नहीं खाना नहीं खाएंगे। महंगाई और उससे कोई मतलब नहीं है, कभी कभी सस्ता भी मिल जाता है, 2 रुपए में कौवा बिरयानी मिल जाती है,
तो ये सही नहीं है। दूसरे की बात करें, नहीं हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में कुछ भी प्रतिबंधित चरस, गांजा, अफीम बेच दो, कुछ तो प्रतिबंधित होगा ही ना, कुछ तो नियम बनेंगे ही ना, बिना नियम के कैसे चल पाएंगे? तो ये भी आपका सही नहीं है। यहां पे दोनों ही सेंटेंस आपके रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रिश्वत स्वीकार करने वाले अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए? क्या लगता है, दंडित किया जाना चाहिए? अभी तो खुद ही अफसर बनने जा रहे हो, सोच लो। ठीक है, चलो चेक करते हैं। नहीं, कुछ परिस्थितियों ने उन्हें रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हाँ, उन्हें जो काम सौंपा जाता है उसे ईमानदारी से करना चाहिए। क्या लगता है कौन सा सही है? ऑब्वियसली हम जब इस तरह की चीजें लिखाई पढ़ाई में कर रहे होते हैं तो हम सच को स्वीकारते नहीं है, तो यहां पर सेकंड वन विल बी करेक्ट, बट फर्स्ट वन ऐसा नहीं है कि उन्हें मजबूर किया जाता है, वो स्वेच्छा से रिश्वत लेते हैं, तो ये सेकंड वन सही है। दूसरा, आगे बात करते हैं। क्या भारत को यूएन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए? हाँ, भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जिसे शांति और सौहार्द पसंद है। नहीं, हमें पहले अपने ही लोगों की समस्या जैसे गरीबी, कुपोषण को हल करना चाहिए। यहां पे क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ लोग होते हैं हमेशा निगेटिविटी की बातें कर देते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछा कि यार यूएन का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाओ, यूएन का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया ना भारत, तो कोई भी परमाणु हमला नहीं कर पाएगा, कोई भी देश हम पर हमला नहीं कर पाएगा, और उसके लिए यूएन अपनी सेना भेजेगा, यानी यूनाइटेड नेशन अपनी सेना। भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जिसे शांति और सौहार्द पसंद है, तो यूएन के जो सदस्य हैं वो कहीं पर भी किसी पर भी आक्रमण नहीं कर सकते। ये उनकी पहली तो ये चीज है। पहला तो उनके अंदर जो नियम लगता है वो ये है कि आप किसी और देश की अपनी सीमा बढ़ाने के लिए आक्रमण वगैरह नहीं कर सकते, परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां पर देखा जाए तो भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा जिसे शांति और सौहार्द पसंद है, तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है। भारत को वाकई शांति और सौहार्द पसंद है, तो उसे यूएन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। और हमें पता है कि यूएन के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाने के, यूएन की बात कर ली है, अपने आप ही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लाभ क्या होगा? यूएन का स्थायी सदस्य बनेगा तो निश्चित रूप से उसे बाकी देशों के साथ अपना सामंजस्य बिठाने का मौका मिलेगा। आगे, नहीं, हमें पहले अपने ही लोगों की समस्याओं जैसे गरीबी, कुपोषण को, अरे तो ये बेकार हो गया, पहले ये सुलझाओ, फिर वो, अगर मान लो ये ना सुलझे तो वो कभी ना करो, इस तरह के तर्क नहीं देने चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया है एक तरह से कि पहले ये कर लो फिर वो करना, ये अभी ना करो, तो वो मामला जब तक ये नहीं हुआ तो तुम लोग वो टंगा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये कोई तर्क ना हुआ। तो यहां पर ये दूसरा वाला क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, पहला वाला सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए? पहला, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इस तरह के बोझ को उठाने के लिए शारीरिक और मानसिक परिपक्वता दोनों प्राप्त नहीं होती है, तो यहां पर नहीं कह रहे हैं ये, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर अगर हम बात करें दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, हाँ, इससे देश को अपने सशस्त्र बलों को विकसित करने में मदद मिलेगी जो लंबे समय तक देश की सेवा कर सकेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा बात करते हैं क्या कह रहा है। क्या 18 वर्ष से कम आयु? देखिए, 18 वर्ष से कम आयु तो फिलहाल अगर हम देखें तो सशस्त्र बलों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी माना जाता है, जो भी एक्सपीरियंस है वो है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के इस तरह के बोझ को उठाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्वता दोनों नहीं होती है। 18 वर्ष का जो नौजवान होता है वो किशोरावस्था में होता है और उसके अंदर काफी ज्यादा उत्तेजना होती है। उत्तेजना इस तरह की कि अगर मान लो उसको किसी ने गुस्सा दिला दिया या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई तो वो होता था गुस्सा करके, मान लो उसको छुट्टी नहीं मिली तो होता था वो अपने साथियों को मार डाले। तो इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। और सही बात यह है कि लॉजिकली एकदम करेक्ट है, लॉजिकली एकदम करेक्ट है। नुकसान और फायदे के बारे में भी बात कर रहा है, क्योंकि इस तरह के बोझ को उठाने की उनकी मानसिक परिपक्वता नहीं होती। अगर आप उन्हें भेजेंगे तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। आगे, हाँ, इससे देश को अपने सशस्त्र बलों को विकसित करने के लिए मदद मिलेगी, तो ये सही नहीं है। एक आप क्या करने जा रहे हो, एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हो और उसके सशस्त्र बलों को विकसित करने के लिए और कई भी तरीके हो सकते हैं। केवल ऐसा ही ना करो कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहां भेज दो। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगले सेशन क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। क्या उत्पाद विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए? क्या उत्पाद विज्ञापन पर प्रतिबंध होना चाहिए? ये कहना चाहते हैं क्या उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्शन एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, क्या उन पर बैन होना चाहिए? या विज्ञापन का युग है, जब तक आपका विज्ञापन आपके अन्य प्रतियोगियों से बेहतर नहीं होगा तब तक आपका उत्पाद नहीं बिकेगा। बकवास, एब्सर्ड। ऐसा थोड़ा ना होगा कि विज्ञापन अच्छा हुआ तो उत्पाद बिकने लगेगा। एब्सर्ड। हाँ, विज्ञापन पर खर्च होने वाला पैसा बहुत ही कम होता है। द मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग वेरी ह्यूज। कम नहीं होता है, अधिक होता है। यहां पर अधिक कर लीजिएगा, इंग्लिश में अधिक लिखा हुआ है, बहुत अधिक होता है और यह उत्पाद की लागत को बढ़ा देता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस एकदम एग्जैक्टली क्या है, करेक्ट है
कि विज्ञापन पर जो पैसा खर्च होता है वो काफी ज्यादा होता है और यह उत्पाद की लागत को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बात तो सही कह रहा है, लॉजिकली फॉलो हो रही है, लेकिन जरा ये सोचिए क्या ये बैलेंस है? क्या इसके लिए आप पूरा का पूरा जो भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है उसको बैन कर दोगे? नहीं, ये बैलेंस नहीं है। इसलिए यहां पर ये दोनों ही सेंटेंस नॉट बैलेंस होने की वजह से क्या हो रहे हैं, गलत हो गए। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको कई सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और अभी भी नहीं क्लियर हुई है तो आगे आने वाले 30 क्वेश्चन देखिए, वो आपको एकदम क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।